तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का कोई छठा चैप्टर होता है, वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, और लेक्चर नंबर 4 के बाद आपका लेक्चर नंबर 5 आएगा, और उसके बाद लेक्चर नंबर 6 आएगा, और फिर ये आपका चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग, यदि आप अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा शुरू करना चाहते हो, तो आप लोग किसी भी लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करो, और साथ ही में हर एक वीडियो को आप लोग लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, साथ ही में वीडियो को शेयर भी किया करो, ताकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो और भी अच्छा लगता है इसी प्रकार से और भी वीडियो को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए, सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। और लेक्चर नंबर 4 में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा, इसको इंग्लिश में भी हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। वैसे हिंदी में इसका नाम होता है केंद्रीय सिद्धांत, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अक्सर ये आपके मतलब कि जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल डोग्मा के रूप में ही आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर केंद्रीय सिद्धांत के बारे में बताइए, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय सिद्धांत हिंदी में, मतलब सेंट्रल डोग्मा को हम लोग हिंदी में केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो क्या होता है सेंट्रल डोग्मा, आइए समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि क्रिक ने 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। यानी कि जो क्रिक हैं, उन्होंने 1958 ईस्वी में एक प्रस्तावित किया कि जो अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो डीएनए से आरएनए की ओर होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है, और इसको आप लोग आराम से याद कर सकते हो। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्रिक ने 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो आपका डीएनए से आरएनए की ओर और आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इस तथ्य को ही क्रिक ने कह सकते हैं कि एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग अणु जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन एक दिशा में होता है प्रवाह। आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो दिशा में होता है, डीएनए से आरएनए की ओर होगा, फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर होगा। अगर आप लोग इस प्रकार से याद करना चाहो तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। केवल एक लाइन आप समझ जाओगे ना, तो फिर आपको ये परिभाषा आराम से अपने मन में आपके हमेशा याद रहेगी। आप लोग जब भी चाहोगे लिख दोगे। कैसे लिखोगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यदि आपको डेट लिखना है तो डेट आपको याद करनी पड़ेगी कि क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है, और यदि आप लोगों ने इस लाइन को याद किया तो आपको पता होगा कि डीएनए से आरएनए की ओर और आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में यह प्रवाह होता है। और तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग अणु जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझने वाली हैं कि जब यहाँ पर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेशन बोलते हैं। क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना आपका रिप्लिकेशन कहलाता है। और फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या होता है, अनुलेखन। क्या होता है, अनुलेखन, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से आपका बनता है रूपांतरण के फलस्वरूप प्रोटीन। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है कि डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए की जो क्रिया होगी उसको हम लोग बोलेंगे अनुलेखन। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की जो क्रिया होगी इसको हम लोग बोलेंगे रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से आपका ये होता है। और अनुलेखन जो आपका होता है, और कह सकते हैं जो आपका अनुवादन होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से। फिलहाल जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी वे में हर एक टॉपिक में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आराम से हर एक चीज को याद कर ले जाओ और लिख करके अच्छे नंबर स्कोर कर लो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अगले जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है।
जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9793 640081। आपको इसी पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसमें आनुवांशिक कूट, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो क्या होता है आनुवांशिक कूट, आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि आनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी देने का जो श्रेय है वो नीरेनबर्ग 1961 ईस्वी और उनके सहयोगियों को जाता है। यानी कि आनुवांशिक कूट के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने का श्रेय किसको जाता है, तो उनको जाता है नीरेनबर्ग को, जो कि 1961 ईस्वी में उन्होंने आनुवांशिक कूट के बारे में कुछ जानकारी दी थी और उनके जो सहयोगी थे उनको भी ये श्रेय जाता है। आगे आप बताएंगे इसमें इसकी परिभाषा को कि जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने एमआरएनए अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं, या फिर हम लोग आनुवांशिक कूट बोलते हैं। कोडोन आ जाए या फिर आनुवांशिक कूट आ जाए, आपको यही परिभाषा बतानी है कि जीन के लिप्यंतरण से द्वारा बने एमआरएनए अणु में उपस्थित त्रिगुणी जो संकेत होगा उसको हम लोग कोडोन या फिर आनुवांशिक कूट बोलेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका जो कोडोन होता है या फिर जो आपका त्रिगुणी संकेत है, जो कि हम लोग आगे बताएंगे आपको क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में, जैसा कि आपका यहाँ पर क्या है AAA या फिर आपका ATA या फिर आपका GCA या फिर आपका TAT, इस प्रकार से क्या होता है त्रिगुणी संकेत होते हैं। तो क्या होता है कि जो कि जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में AA यानी कि एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ATA यानी कि मतलब होता है आपका एडेनिन थाइमिन एडेनिन, और यहाँ पर GCA यानी कि ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन, और यहाँ पर TAT यानी कि थाइमिन एडेनिन थाइमिन होता है, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का संचालन करती है। अब सभी प्रकार के जीवों में अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की, तो सभी जीवों में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के अनुक्रम आनुवांशिक कूट के अनुसार होता है। यानी कि जो सभी जीव होते हैं में प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें अमीनो अम्लों के अनुक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक कूट के अनुसार ही वो चीजें होती हैं। अब यहाँ पर आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड क्या था मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आपका आनुवांशिक कूट है यानी कि जेनेटिक कोड है, इसकी विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यानी कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि यह अतिव्यापित नहीं होता है। तीसरा आपका इसमें होता है इसमें प्रारंभ व समापन कोड होते हैं। कौन कौन से कोड होते हैं, प्रारंभ और समापन कोड होते हैं। और चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है कि यह क्रमबद्ध है। और चौथा पॉइंट आपको पांचवा पॉइंट आपका इसमें होता है त्रिगुणी संकेत जो होते हैं वो कामा विहीन होते हैं। यानी कि जो आपका ये संकेत दिख रहे हैं इसमें कामा नहीं लगे रहेगा, ये कामा विहीन होंगे। इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो एक बार आप लोग इनको भी नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यह अतिव्यापित नहीं होता है, और इसमें प्रारंभ व समापन कोड होते हैं। चौथा पॉइंट आपका होता है कि आपका क्रमबद्ध है, और पांचवा पॉइंट आपका होता है त्रिगुणी संकेत आपके कामा विहीन होते हैं। तो इस प्रकार से वाला जो टॉपिक था अनुवांशिक कोड की विशेषताएं, से भी आप लोगों ने समझ लिया होगा और अनुवांशिक कोड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये क्वेश्चन जो आपका अनुवांशिक कोड का है ये आपका इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो इसे आप लोग अच्छे तरह से तैयार करिएगा यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से करना चाहते हैं तो। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आपका है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। क्या होता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन, आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। इसमें आप बताओगे कुछ विशिष्ट प्रकार की डीएनए बंधनी प्रोटीन की सहायता से सक्रिय जीन को हम लोग निष्क्रिय जीन तथा निष्क्रिय जीन को हम लोग सक्रिय जीन या जीन के लिप्यंतरण की दर को बढ़ाना या घटाना ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। यानी कुछ विशिष्ट प्रकार की जो डीएनए संबंधी प्रोटीन होती है उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सक्रिय जीन है उसको हम लोग निष्क्रिय जीन में बदल सकते हैं, और जो निष्क्रिय जीन है उसको हम लोग सक्रिय जीन में बदल सकते हैं, या फिर जीन के लिप्यंतरण की दर को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इन सारे चीजों को, इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन अभिव्यक्ति का नियमन बोलते हैं। तथा ऐसे जीन्स को हम लोग नियंत्रित जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे जीन्स को हम लोग नियंत्रित जीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जीन अभिव्यक्ति का नियमन भी मैंने आपको समझा दिया है। 1-2 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि जीन अभिव्यक्ति के नियमन के बारे में समझाइए, तो आप लोग इतना बताओगे। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा के बारे में, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 2-3 नंबर में अक्सर आता है।
उसके बाद में फिर आपका होता है अनुवांशिक कूट के बारे में, जो कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बनता है, यानी 5 नंबर में आता है। और फिर आपका इसमें था अनुवांशिक कूट की विशेषताओं के बारे में भी समझा है। और फिर हम लोगों ने इस वीडियो में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो आपका है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो इसे भी आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही में लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो रही है बायोलॉजी की। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।